अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस खुर्शीद। आजकल इश्यूज की सियासत है। कोई एनआरओ केस पर सियासत कर रहा है तो कोई ड्रोन अटैक और नेटो सप्लाई पर अपनी सियासी दुकान चमकाए हुए है। कहा जा रहा है कि अदलिया और हुकूमत महाजराई की जानेब बढ़ रही हैं। ऑपोजिशन और हुकूमत एक दूसरे पर मुशर्रफ की बाकियात होने का इल्जाम लगाती रहती है और सबसे बढ़कर ये कि परवेज मुशर्रफ का नाम इस वक्त वो पर्दा है जिसके पीछे हर हुकूमती और इंतजामी नाकामी को छुपाने की कोशिश की जा रही है। यानी परवेज मुशर्रफ वो नाम है जो इक्तदार से अलग होने के 4 साल बाद भी ऐवान इक्तदार में गूंज रहा है। मुशर्रफ साहब के पास ऐसी कौन सी करिश्माती ताकत है कि वो आज भी लोगों के असाब पर सवार हैं और मौजूदा हालात पर उनकी क्या राय है। बात करते हैं ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बानी और साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जनरल साहब, यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली और राजा साहब का खत ना लिखना, आपके ख्याल में क्या हुकूमत और अदलिया एक महाजराई की तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं इस तरफ? जी हाँ, बिल्कुल। हर लिहाज से सिर्फ ख़त ना लिखना और फिर ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इशू है, हर चीज़ पे ये जुडिशल पिलर और लेजिस्लेटिव पिलर का क्लैश हो रहा है। तो आपके ख्याल में ये जो महाजराई है, जैसे कि आपने कहा कि बिल्कुल इस जाने बढ़े हैं, आपको क्या लगता है इसमें सुरखरू कौन होगा? क्योंकि इसी तरह की एक महाजराई आपके दौरे हुकूमत में भी हुई थी। आपने चीफ जस्टिस साहब को बरतरफ किया था, फिर एक बड़ी लॉयर्स मूवमेंट चली और बिलाखिर अदलिया बहाल हो गई। तो ये जो महाजराई है, इसमें आप किसको सुरखरू होता हुआ देख रहे हैं? देखिए, मैं इस पे कमेंट नहीं करूँगा कि कौन सही है कौन गलत है। ये तो जुडिशरी का काम है और लॉ बनाना लेजिस्लेशन का, असेंबलीज़ का काम है और लॉ की इंटरप्रिटेशन जुडिशरी का काम है। ये मैं समझता हूँ, लेकिन इसमें एक कन्फ्यूजन है तो मैं उस मज़ीद कन्फ्यूजन को बढ़ाना नहीं चाह रहा हूँ। इट इज़ मोस्ट अनफॉर्चुनेट और मेरे ख़्याल में हर चीज़ को राइट एंड रॉन्ग के नज़रिए से देखना चाहिए। कौन सी चीज़ सही है कौन सी गलत है और नेशनल इंटरेस्ट में को सामने रखना चाहिए। हम इन दोनों को छोड़ देते हैं अनफॉर्चुनेटली। आपने नेशनल इंटरेस्ट की बात की है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, तौहीन अदालत का ये जो अभी कानून लेकर आई है ये हुकूमत, क्या आप समझते हैं कि ये अदलिया के हाथ पांव बांधने के मुतरादिफ है या जो अदलिया के इख्तियारात हैं उन पर हमला है? क्या आप समझते हैं इस कानून को? दोनों तरफ से ये मामला चल रहा है। जो मैं देख रहा हूँ कि ज़ाहिर है ये अपेरेंटली टेक्निकली तो ये गलत है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इतने लोगों पे एप्लीकेबल ही ना हो। ये मेरे ख्याल में सही नहीं है। बट एट द सेम टाइम अगर कोर्ट जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव कामों में इंटरफियर कर रही हो और मुझे मालूम नहीं है कितनी इंटरफियर कर रहे हैं, तो फिर वो अपने ही कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स ले रहे हैं। तो देखना, मैं इतना इस पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा। देखना यही है कि जुडिशरी में समझूंगा कि वो दे शुड रिमेन कन्फाइंड टू जुडिशियल इश्यूज और एग्जीक्यूटिव को फंक्शन करने देना चाहिए। ठीक, लेकिन एग्जीक्यूटिव अबव बोर्ड बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उन पे लागू ही ना हो। ठीक है, आपने नेशनल इंटरेस्ट का भी जिक्र किया, उसकी बात की। आप क्या समझते हैं फिर हुकूमत को क्या करना चाहिए? खत लिख देना चाहिए आपके ख्याल में? इस पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। इतनी ज़्यादा ये कन्फ्यूजन हुई हुई है तो मुझे इस कन्फ्यूजन में मज़ीद और ना डालें आप। इतने लोग कमेंट कर रहे हैं, हज़ारों लोग, हर किस्म की क्या सराहियाँ हो रही हैं, तो मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा। आप ये तो बता दीजिए ना, आप क्या समझते हैं कि वो जो पैसा स्विस बैंक्स में पड़ा हुआ है वो हुकूमत पाकिस्तान का है या जरदारी साहब का है? जो भी वहाँ पड़ा हुआ है वो हुकूमत पाकिस्तान का है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट हुकूमत को यह खत एनआरओ केसेस के फैसले के तहत लिखने के लिए कह रही है और आप पर यह इल्जाम है कि ये जो एनआरओ का तोहफा है ये कौम को आपने ही दिया है अपने मुफाद की खातिर। देखें, एनआरओ जब किया था उस वक्त चलें, ज़रा उधर चलें पीछे। तो अब हाइंडसाइड से हम बोलते हैं ना कि हाइंडसाइड से अब क्या हो रहा है तो इसलिए एनआरओ। उस ज़माने में एक कॉन्सिलिएटरी अप्रोच हमने देखा कि ना तो ये केस कोई चल रहा है इनके खिलाफ स्विस कोर्ट्स में 10-12 साल से केस चल रहा था, कोई फैसला ही नहीं है। पाकिस्तान के कोर्ट्स में फैसले कोई हो नहीं रहे हैं, किसी एक केस का भी फैसला नहीं हुआ, बल्कि बरी हो रहे थे सब उन केसेस से। सिर्फ 2 केस रह गए थे मेरे ख्याल में, 9-10 केसेस में से 2 रह गए थे।
ठीक। तो ये सूरत हाल थी हमारे कोर्ट्स की कि क्या हो रहा है, केसेस क्या वो सज़ा दे रहे हैं, सालों से चल रहे हैं वो। ठीक तो है। इसलिए और फिर एक कंसिलिएटरी अप्रोच भी चाहिए था पॉलिटिक्स में। बाहर ये लीडरशिप इनकी बैठी हुई है, यहाँ पीपल्स पार्टी PMLN उन्हीं को लीडर समझ रही है। तो इंस्टेड ऑफ अ कन्फ्रंटेशन एक कंसिलिएटरी अप्रोच है। तो बहुत सी वजूहत थी जिसकी वजह से मुझे रेकमेंड किया लोगों ने, मेरे ही पॉलिटिकल सपोर्टर्स ने, कि ये केसेस दे दें। ठीक है। और उनको बेनज़ीर साहिबा से हमारी क्विट प्रो को ये थी कि वो नहीं आएंगी इलेक्शन से पहले। ठीक, अब सारी जो नई बातें हैं उनके रास्ते पुरानी बातों से ही निकल रहे हैं मुशर्रफ साहब। इसलिए मैं थोड़ी सी, क्योंकि ख़त लिखने की बात जो है ये भी ज़ाहिर है जो NRO केस है उसी हवाले से ये बात की जा रही है, इसलिए मैं आपसे ये सवालात कर रही थी। महासराय की हमने प्रोग्राम के शुरू में बात की। अब जो महासराय की सूरत हाल है, क्या आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट फ़ौज को अपने अहकामात पर अमल करने का हुक्म दे सकती है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल, जो ऑर्डर्स उनके हैं उसकी अमल होना चाहिए। उस पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे इम्प्लीमेंटेशन और अमल होना चाहिए। ठीक है। मतलब एक स्टेट में एनार्की अवॉइड करना चाहिए। हम एनार्की की तरफ जा रहे हैं जी। ये पिलर्स ऑफ स्टेट जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जुडिशियल पिलर अगर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, तो अल्लाह ताला ही है ना। अब सुप्रीम कोर्ट अगर कोई ऑर्डर देती है उसके बाद कौन सा कोई हम कहाँ जाए, मुल्क कौन फैसला करे। तो फिर इसीलिए इन चीज़ों के सिलसिले में फिर आर्मी घुस आती है, आर्मी की तरफ लोग भागने लगते हैं, जबकि आर्मी का काम थोड़ी है कोई। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। जब भी जुडिशरी वर्सेस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर हुआ है, आर्मी ने मीडिएट, पहले भी यही हुआ है, अब भी उसी तरफ हम जा रहे हैं। आपने कहा कि अगर कोई मीडिएटर निकले बीच में। ठीक, कोर्ट हुक्म देती है तो बिल्कुल आर्मी को मानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई हुक्म जारी करे तो ये बताइएगा कि फौज उस पर अमल करेगी? क्या हमारी फौज इस वक्त इस पोजीशन में है कि जमहूरी हुकूमत के खिलाफ कोई स्टेप ले सके, कदम ले सके उस तरफ कोई? इस पे भी कमेंट करना मुश्किल। देखें, बहुत सी चीज़ें ये लिखी हुई नहीं है, और लिखी हुई भी हैं तो उनमें कन्फ्यूजन्स हैं। फौज को डायरेक्ट ऑर्डर्स पता नहीं, अभी एम्बिग्यूटी है इसमें। बाद कहते हैं कि जी फौज को तो ऑर्डर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से मिलेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से मिल सकते हैं। तो जो भी ऑर्डर जाएगा मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, सेक्रेटरी डिफेंस ऑर्डर देगा फौज को, फौज उधर से ऑर्डर लेती है। अब डायरेक्ट क्या सुप्रीम कोर्ट उन्हें ऑर्डर दे सकता है? इसको फ्रैंकली मैं इतना लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ। इनमें एम्बिग्यूटीज़ हैं, इनकी क्लैरिटी नहीं है इन बातों में। तो इसलिए बहुत सी चीज़ें मुनसर हैं फौज के चीफ के ऊपर कि वो कैसे किस नज़रिए से देख रहा है। और मेरे ख्याल में अल्टीमेटली, जो मैंने कई दफ़ा कहा है, नज़रिया पाकिस्तान है। पाकिस्तान सबसे पहले पाकिस्तान के हक़ में जो कुछ है, मेरा ये ख्याल है कि वो करना चाहिए। आप एक चीफ रह चुके हैं, आर्मी चीफ आप रहे हैं, तो मैंने इसलिए भी ये सवाल किया कि आपको ऐसे हालात में पता होगा ना कि फिर चीफ की नज़र किन हालात पे होती है, वो क्या समझते हैं ऐसी सूरत हाल में, क्या बेहतर है, क्या करना चाहिए। हाँ सही, बिल्कुल, ये कोई नई बात नहीं है। मैं हमेशा कहता रहा हूँ, ये तो हमारी तारीख इसी में, जब भी फ़ौज आई है तो फ़ौज एग्जामिन करती रहती है। फ़ौज के एक मैं एडवांटेज ज़रूर दूंगा, फ़ौज में कोई हैज़र्ड किस्म के बैठे बिठाए सुबह उठे फैसला कर लिया, ऐसे नहीं होता है। फ़ौज में फोरम्स हैं जो डिस्कशन, सबसे बड़ा फोरम कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है। उस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में तमाम लेफ्टिनेंट जनरल कोर कमांडर्स बैठे हुए होते हैं और चीफ उनके साथ बैठ के डिस्कशन करता है। तो बहुत से, और वो क्योंकि फॉलो कर रहे होते हैं मुल्क में क्या हो रहा है, तो एक अच्छी एनालिसिस होती है और अच्छी डिस्कशन होती है। और फौज के कमांडर जो हैं, जो आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, वो फैसले फिर उनके डिस्कशन के ऊपर ले सकते हैं। जी, फौज हर मामले पर नजर रखती है, जैसे कि आपने बात भी की। लेकिन मुशर्रफ साहब, एक बात और है, हमारे कुछ पॉलिटिशियंस हैं वो मीडिया पर आजकल ये बात कर रहे हैं कि मुल्क, जैसे भी आपने कहा, नारकी की तरफ जा रहा है। उनका कहना यह है कि मुल्क जो है वो सूरत हाल हमारे मुल्क की काफ़ी बिगड़ रही है और फौज सत्तू पीकर सोई हुई है। क्या वाकई ऐसा है? आप भी ऐसा समझते हैं? नहीं, कोई देखें, ये कोई बाहर बैठे हुए ये कहना आसान होता है। आप जब आर्मी चीफ के वो कहते हैं ना, उनकी ज़रा सोचें कि उनके ऊपर क्या गुजर रही होती है। वो कोई इतना, आप कॉन्स्टिट्यूशन रोल दें ना उन्हें कि हाँ, आप कॉन्स्टिट्यूशन में फ़ौज का अगर रोल है कि वो इंटरफियर करें तो फिर वो करेंगे।
आप एक तरफ से कहते हैं कि वो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो ट्रीजन है, और वो वैलिडेशन भी उसकी सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा, तो फिर एक्सपेक्ट करते हैं आर्मी चीफ मूव करे। वो क्यों अपनी गर्दन आगे करे आर्मी चीफ? ठीक। तो किस चीज़ के लिए? तो उधर यही तो मैं कहता हूँ डायलेमा है, एक डायलेमा है पाकिस्तान का जो हमें समझना चाहिए और इसको रिमूव करना चाहिए। डायलेमा है कॉन्स्टिट्यूशन का और स्टेट का। कॉन्स्टिट्यूशन सैक्रोसैंक्ट है जी, इसको बिल्कुल सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, लेकिन सीक्रेट डॉक्यूमेंट तो वो उस वक्त तक है ना जब तक कि स्टेट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक तो है। प्रॉब्लम ये होता है कि स्टेट नीचे जा रहा है। अब लोग भाग रहे हैं फौजी चीफ के पास, अब के जी बचाओ स्टेट को। तो अब वो फौजी चीफ के सामने एक डायलेमा है कि भाई अगर स्टेट बचाओ तो कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट होता है, अच्छा। कॉन्स्टिट्यूशन बचाओ तो स्टेट ख़त्म हो रहा है। तो ये डायलेमा है, इसका इतना आसान सोल्यूशन नहीं है कि कोई सत्तू पीकर सो रहा है। पाकिस्तान के हक में, मेरी नज़र में, पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान को स्टेबिलिटी देने के लिए जो कोई शख्स जो रोल प्ले कर सकता है वो करना चाहिए उसे, और वो जायज़ है। ठीक है। और मेरे ख्याल में कोर्ट्स को मानना चाहिए कि वो जायज़ है, और उसको आइंदा इसको परमानेंस देने के लिए कोई चेक्स एंड बैलेंसेस कॉन्स्टिट्यूशनल होने चाहिए, जैसे हमने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एक बनाया था जिस फोरम में ये इस किस्म की डिस्कशन और फैसले हो सकते थे।